हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुबह का सत श्री अकाल। और आज मैं दिगंत भाग 2 के 12वीं कक्षा के जो काव्य चैप्टर है, कविता का जो चैप्टर है जिसका नाम छपाई है, और मैं आज छपाई के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि छपाई जो है नवादास जी के द्वारा लिखा गया है। और छपाई का अर्थ होता है, छपाई एक छंद होता है जो नवादास के द्वारा लिखा गया है। और छपाई जो है 6 लाइन का कविता है। तो आज मैं छपाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कराने के लिए जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग जितनी भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, वो आने वाले दिनों में परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए वो आप लोग को अवश्य लाभान्वित होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोग को सबसे पहले छपाई के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं कराने के लिए जा रहा हूं। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, यदि आप लोग नए नए वीडियो अगर चाहते हो, चाहे रेनबो पार्ट 2 की बात हो 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए, चाहे हिंदी की बात हो 12वीं कक्षा दिगंत भाग 2 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में जाकर उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नया नया वीडियो जो है वो मिलता रहेगा। एवं टेलीग्राम पर भी जाकर के आप इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है। छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है, अर्थात छपाई जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो छपाई जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, छपाई एक छंद है जो 6 लाइन का कविता है। छपाई जो है वो नवादास जी के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नवादास की कौन सी रचना है, कर्वक है, कवित है, उषा है या छपाई है। तो नवादास का जो रचना उसका नाम छपाई है, इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नवादास किस धारा के कवि थे। नवादास किस धारा के कवि थे। निगुण धारा, सद गणोपासक, राम भक्त धारा, सगुन धारा, इनमें से कोई नहीं। तो नवादास जो थे सद गणोपासक राम भक्त की धारा के कवि थे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नवादास किसके समकालीन थे। नवादास किसके समकालीन थे। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो नवादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नवादास का जन्म कब हुआ। 1550 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में। तो नवादास का जो जन्म हुआ वो 1570 ईस्वी में। वो अनुमानित है, ये सही नहीं है, लेकिन किताब के अनुसार, दिगंत भाग 2 के अनुसार जन्म जो है 1570 में हुआ, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर, तो यहां पर उत्तर जो है वो सूरदास होगा। सूरदास की कविता को सुनकर नवादास जी सिर झुका लेते हैं, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। कौन सी रचना नवादास की है। सुरसागर, भक्त काल, बिहारी सप्तशही,
या बीजक, तो यहाँ पर कौन सी रचना नाभादास की है? तो यहाँ पर हो जाएगा भक्तमाल। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है भक्तमाल हो जाएगा। यहाँ पर भक्त काल नहीं बल्कि भक्तमाल होगा, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, मतलब नाभादास कहाँ रहते थे? वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में। तो नाभादास जी जो थे वो वृंदावन में रहते थे, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन में था, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि संपूर्ण, संपूर्ण नहीं बल्कि यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई का, दोहा का, छपाई का या कवित का? फिर से यहाँ पर समझा जाए कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई का, दोहा का या छपाई का या कवित का? तो इसका आंसर जो है वो छपाई होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छपाई जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर ने बल्कि सूर हो जाएगा। यहाँ पर सूरदास, सूरदास के कविता को सुनकर, कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। सूरदास की कविता को सुनकर, कविता को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर सभी लोग सिर हिलाते हैं, सिर झुकाते हैं, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, इसीलिए आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर नहीं बल्कि सुर, सूरदास। सुर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार? सुर मतलब सूरदास, कविता मतलब कविता, सुनी मतलब सुनकर, कौन मतलब कौन, कवि मतलब कवि। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसे कवि है जो सिर नहीं झुकाते हैं? कौन सा अलंकार है? तो यह जो है अनुप्रास अलंकार है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या हिंदू मुसलमान में? तो कबीर साहब जो है हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया है? नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया है? सूरदास के, कबीर के, बिहारी के? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूरदास के, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भक्ति काल, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? मतलब सबके हित के लिए, सबके हित के बारे में बोलना, वो वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो कबीर साहब कहते हैं, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कहानी का अर्थ क्या होता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, इसको याद कर ही लेना है। कहानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का ना होना, एक कान वाला होना या अविश्वास या विश्वास? तो कहानी का अर्थ हो जाता है विश्वास, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नाभादास के दीक्षा गुरु जो है स्वामी अग्रदास जी है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है
कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास, इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्त चरित्रों की माला है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला, मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, तो हो जाएगा भक्तमाल, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जो थे स्वामी अग्रदास के, जिसको कह सकते हैं स्वामी अग्र अली, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि कबीर दास किस शाखा के कवि है, सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के, तो कबीर दास जो है निर्गुण शाखा के कवि है, इसीलिए बी नंबर हो जाएगा, और यह भी VBA क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे, भक्ति काल, रीति काल, वीरगाथा काल, भारतेंदु काल, तो नाभादास जी थे वो जो थे भक्ति काल के कवि थे, इसीलिए आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, जायसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास, तुलसीदास एवं कबीरदास, तो इसका हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। यह भी क्वेश्चन VBA है जो आपके परीक्षा में अधिकांशतः पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा।